वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। पंडित गंगाराम के दो बेटे थे, चंगाराम और गंगाराम। चंगाराम था सीधा साधा, भोला भाला, किंतु मेहनती, जबकि गंगाराम था तेज तर्रार, पूरा होशियार मगर सुस्त। एक दिन चंगा गंगा की माँ ने अपने पति पंडित मंगाराम से कहा, अजी सुनते हो, बहुत दिनों से मेरे मायके से कोई खबर नहीं आई। पिछले साल जब मैं मायके गई थी, पिताजी कुछ बीमार चल रहे थे। क्यों ना चंगाराम और गंगाराम को भेजकर मेरे मायके के हाल चाल मालूम करवाए जाएं। बात तो तुम्हारी ठीक है भाग्यवान, ससुर जी जरूर किसी परेशानी में होंगे, इसीलिए इस साल वहां से कोई खोज खबर लेने या मिलने नहीं आया। मैं अभी चंगाराम और गंगाराम को भेजता हूँ। चंगाराम और गंगाराम, तुम दोनों को आज ही अभी इसी समय अपने ननिहाल जाना है। वहां जाकर अपने नाना नानी, मामा मामी का हाल चाल लेकर आना है। तो दोनों भाई चंगाराम और गंगाराम निकल पड़े अपने गांव रामपुर से श्यामपुर अपने ननिहाल जाने के लिए। रामपुर और श्यामपुर के बीच एक छोटा सा गांव पड़ता था, धामपुर। चंगाराम और गंगाराम जब धामपुर पहुँचे तो रात हो चुकी थी। धामपुर में रहने वाले लोग एक नंबर के मूर्ख और अकल के अंधे लगते थे। उन मूर्खों में अकलमंद थे, अंधों में काने राजा की तरह पंडित मूर्खानंद पांडे। गंगू भाई, रात हो रही है, अब हमें गांव में ही कहीं ठहर जाना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, किसी धर्मशाला में रुकते हैं। मगर लोगों से पूछताछ करने पर चंगाराम और गंगाराम को पता चला कि धामपुर में कोई धर्मशाला ही नहीं है। रात किसी गांव वासी के घर में ही शरण पाकर गुजार देने के ख्याल से चंगाराम ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलने पर पंडित मूर्खानंद ने कहा, कौन हो? मुसाफिर हैं जी, रात गुजारने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? पंडित चंगाराम। और यह है मेरा भाई पंडित गंगाराम। तो पंडित हो तुम, तब तो जगह जरूर मिलेगी। हम भी पंडित हैं, इस गांव के सबसे विद्वान पंडित पंडित मूर्खानंद पांडे जी। नमस्कार। ठीक है, अंदर आ जाओ। यह रहा तुम्हारा कमरा, इसमें रात भर आराम से सो सकते हो, मगर किराया देना पड़ेगा, वह भी सोने से पहले। चलो निकालो 5 रुपए। 5 रुपए? जी हाँ, 5 रुपए। मरता क्या ना करता, आखिरकार रात तो गुजारनी ही थी। लाचार हो चंगाराम ने अपनी गठरी खोली, उसमें से रुपयों की थैली निकाली और 5 रुपए पंडित मूर्खानंद को दे दिए। ये लीजिए पंडित जी, 5 रुपए। थैली में खनखनाते रुपयों को देखकर पंडित मूर्खानंद के मुंह में पानी भर आया और वो सोचने लगा, थैली में माल तो काफी है और छोकरे भी दोनों लल्लू लग रहे हैं। पंडित मूर्खानंद बोला, तुम लोग भूखे भी होंगे, कुछ खाओगे? चंपा, अरे ओ चंपा। पिता की आवाज सुनकर वहीं खिड़की के निकट खड़ी पंडित मूर्खानंद की बेटी चंपा तुरंत वहां आई। जी पिताजी। देख बेटी, इन मेहमानों के लिए कुछ खाना बना ला। फिर पंडित मूर्खानंद बोला, पंडित चंगाराम जी, भोजन के लिए निकालिए 10 रुपए। जी हाँ, 5 रुपए एक थाली के, तो 2 के 10 रुपए हुए ना। किंतु हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है, भोजन हम घर से साथ लेकर चले हैं। पंडित सोचने लगा, 10 रुपए बचाना चाहते हो बच्चों, मगर पंडित मूर्खानंद ने भी बड़ों बड़ों को मूर्ख बनाया है। तू भला किस खेत की गाजर है?
तुम्हारा सारा माल साफ ना किया तो मेरा नाम पंडित मूर्खानंद नहीं। मन ही मन कोई योजना बनाते हुए पंडित मूर्खानंद चंगाराम व गंगाराम को सोने के लिए कमरे में छोड़कर अपने कमरे की ओर चल दिया। तभी चंपा उन दोनों के कमरे में आई और बोली, यहाँ क्यों आ गए तुम? अभी भी मौका है, भाग जाओ, वरना मेरे पिता तुम्हें मूर्ख बनाकर सारा धन हड़प लेंगे। किंतु चंपा, इतनी रात को हम दोनों भाई कहाँ जाएंगे? बाहर तो कोई चोर उचक्का डाकू भी हमें लूट सकता है। चंपा बोली, तो तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। देख लेना, सवेरे तुम अपना कोई सामान लेकर नहीं जा सकोगे। चंपा की बात सुनने के बाद चंगाराम रात भर सो न सका, जबकि गंगाराम चैन की नींद सोकर खर्राटे भरता रहा। अगले दिन सवेरे ही चंगाराम ने जैसे तैसे गंगाराम को जगाया और आगे के सफर के लिए दोनों भाई तैयार हो गए। मगर तभी पंडित मूर्खानंद वहां पहुंचे और बोले, कैसी तैयारी हो रही है पंडित चंगाराम गंगाराम? बस अब हम चलेंगे पंडित जी। चलेंगे? क्या मतलब? हमें श्यामपुर जाना है, अभी तुरंत चल देंगे तो शाम तक पहुंच जाएंगे। क्या कहा? अभी तुरंत जाओगे? ऐसे कैसे जाओगे पंडित जी? धामपुर में आकर पंडित मूर्खानंद पांडे से शास्त्रार्थ किए बिना नहीं जा सकते तुम। हाँ चलो चौपाल पे, 5 जनों के बीच फैसला होगा। क्या? मगर सुनिए, मुझे शास्त्रार्थ नहीं करना। करना कैसे नहीं है? ये धामपुर की इज्जत का सवाल है। पंडित मूर्खानंद पांडे और उसके दोनों मुस्टंडे अकेले चंगाराम को खींचकर चौपाल पे ले गए, जबकि गंगाराम उनके घर पर खड़ा ऊँघता रह गया। और फिर कुछ देर बाद गंगाराम घर में सो गया। और उधर चौपाल पे, हाँ तो भाइयों, ये है रामपुर के पंडित चंगाराम। यह रामपुर धामपुर की इज्जत का सवाल है, इसलिए दोनों पंडितों ने दाव पर अपना सब कुछ लगा दिया है। अगर पंडित मूर्खानंद पांडे हारे तो अपना घर जमीन रुपया पैसा सारी जायदाद पंडित चंगाराम को सौंप देंगे। तो पंडित मूर्खानंद बोला, हारूंगा तब ना। और अगर पंडित चंगाराम हार गए तो अपने पास का सारा सामान रुपया पैसा कपड़े आदि पंडित मूर्खानंद के हवाले कर देंगे। खैर थोड़ी ही देर बाद शास्त्रार्थ शुरू हुआ। पंडित मूर्खानंद ने कहा, क्योंकि पंडित चंगाराम हमारे मेहमान हैं, इसलिए पहला शब्द यही कहेंगे। कहिए कहिए पंडित जी। तो पंडित चंगाराम बोला, जी नमस्कार। इसके उत्तर में पंडित मूर्खानंद बोला, नमस्कार चमस्कार पमस्कार बमस्कार, तेरी सास का ब्याह, खा ले दूध दही। थोड़ी ही देर में पंडित मूर्खानंद पांडे के उटपटांग उत्तरों से चंगाराम की बोलती बंद हो गई। अब हमारे पंडित मूर्खानंद पांडे जी पंडित चंगाराम से कुछ प्रश्न करेंगे। तो पंडित मूर्खानंद ने प्रश्न किया कि इसका अर्थ बताइए। बाल खाल, हाल चाल, माल काल, ये कैसा प्रश्न है? उधर पंडित मूर्खानंद के घर में उसकी बेटी चंपा ने गंगाराम को उठाया और कहा, तुम यहाँ मजे से सो रहे हो और मेरे पिताजी तुम्हारे भैया को खींचकर ले गए हैं जबरदस्ती शास्त्रार्थ के लिए। चलो जाओ, चौपाल पर पहुंचकर उनकी मदद करो। वे बेचारे तो सीधे सादे लगते हैं। पिताजी ने उन्हें हरा दिया तो कपड़े उतरवा कर ही भेजेंगे तुम लोगों को धामपुर से। उधर चौपाल पर पंडित मूर्खानंद बोला, चंगाराम जी, अब मैं आखिरी प्रश्न पूछता हूँ आपसे। खखम खखया का अर्थ बताइए। खखम खखया। इधर चंगाराम हो रहा था पसीने पसीने, उधर भीड़ चिल्ला रही थी, हमारा पंडित जीत गया, पंडित मूर्खानंद पांडे की जय हो। रामपुर का पंडित हाय हाय। बेचारे सीधे साधे और भोले भाले चंगाराम को
पंडित मूर्खानंद पांडे और उसके चेले चपाटों द्वारा अच्छा मूर्ख बनाया गया। निकालो पंडित, अब ये कपड़े भी तुम्हारे नहीं, तुम हार गए हो। पंडित मूर्खानंद के दोनों मुस्टंडे चेले जबरदस्ती चंगाराम के कपड़े उतारने का प्रयास कर ही रहे थे कि तभी एक आवाज आई, ठहरो। और वह आवाज थी उसके भाई गंगाराम की। वह बोला, पंडित जी, शास्त्रार्थ तो आपको मुझसे करना था, मेरे भैया से नहीं। भैया तो खेती बाड़ी करते हैं, वे तो सीधे साधे किसान हैं। आप उन्हें मूर्ख बनाकर ठगते हो। वहाँ इकट्ठा हुए लोग बोले, आ जाओ, तुम्हें भी धूल चटा देंगे हमारे पंडित जी। गंगाराम सोचने लगा, इस गांव के लोग बुद्धि के मामले में कोरे लगते हैं, मगर पंडित मूर्खानंद धूर्त है। इसे धूर्तता से ही सबक सिखाना होगा। चलिए पंडित जी, पहले आप ही कुछ पूछिए। अगर मैं हार गया तो हम दोनों भाई जिंदगी भर चाकरी करेंगे आपकी, और अगर आप हार गए तो आपका सब कुछ हमारा होगा। कहिए मंजूर है? मंजूर है कहते हुए पंडित सोचने लगा, इस कबूतर को भी फटाफट उड़ाता हूँ, फिर इनका सारा माल मेरा ही होगा। और फिर शास्त्रार्थ शुरू हो गया। पंडित मूर्खानंद ने पहले की तरह ही कहा, बाल खाल, हाल चाल, माल काल, बता बेटा इसका अर्थ क्या है? तो गंगाराम बोला, अरे वाह, तो ये कहानी आपको भी मालूम है। आप वाकई गुणी व्यक्ति हैं पंडित जी। खैर, मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ। तो सुनिए सज्जनों, एक बार की बात है, एक चोर ने एक सेठ के घर चोरी की। उसे चोरी में बहुत सारा माल मिला। माल लेकर चोर सीधा अपनी झोंपड़ी की ओर चल पड़ा, जहाँ वे अकेला रहता था। घर पहुंचकर माल की गठरी साथ लिए वे चारपाई पर लेट गया और उसने सोचा, एक बीड़ी ही पी लूं। उसने बीड़ी जलाई और बीड़ी पीने लगा, किंतु बीड़ी की कश मारते हुए अचानक उसे नींद आ गई। जलती हुई बीड़ी चारपाई पर गिर पड़ी। जब तक चोर की आंख खुलती, बिस्तर के साथ साथ उसके कपड़ों ने भी आग पकड़ ली थी। चोर झोंपड़ी से निकलकर भागा, किंतु भागते भागते भी वे चोरी किए माल वाली गठरी साथ लेना ना भूला और वे चिल्लाया, बचाओ बचाओ। सामने एक कुआं था। घबराहट में उसे यह भी ख्याल ना रहा कि वह सूखा कुआं है। वह पानी में छलांग लगाकर आग बुझाने के मूर्खतापूर्ण विचार से कुएं में कूद पड़ा। तब तक उसकी चीख पुकार सुनकर पड़ोस से बहुत से लोग जाग चुके थे। आस पड़ोस के लोगों ने चोर को कुएं में कूदते देख लिया था, अतः वे तुरंत ही कुएं की ओर लपके। मगर जब तक वे कुएं के पास पहुंचते, चोर के बाल भी जल गए थे और उसकी खाल भी जल गई थी। वह किसी को हाल चाल बताने के काबिल भी ना रहा था। उसका माल चारों तरफ बिखर गया था और इससे पहले कि लोग चोर को कुएं से निकालने के लिए कुएं में उतरते, चोर का काल आ गया और उसे निगल गया। चोर की जीवन लीला छीनकर भगवान ने उसे चोरी करने की सजा दे दी थी। गंगाराम ने जैसे ही अपनी कहानी पूरी की, धामपुर के लोगों में कानाफूसी होने लगी। का भाई गिरधारी, कैसन लगी कहानी? बिल्कुल ठीक, हमार पंडित जी तो कभी ऐसन कहानी सुनाए नहीं भैया। गंगाराम की धाक अपने ही गांव में जमते देखकर पंडित मूर्खानंद पांडे को बड़ा क्रोध आया, किंतु गुस्से पर काबू रखते हुए वह बोला, तुम हो तो समझदार पंडित गंगाराम, मगर अब जरा खकम खकैया का अर्थ भी बता दो, तब जाने तुम सचमुच ही थोड़ी बहुत बुद्धि भी रखते हो। पंडित मूर्खानंद पांडे की बात सुनकर गंगाराम ने बड़े जोर का ठहाका लगाया। फिर वह बोला, पंडित मूर्खानंद पांडे जी,
अर्थ तो मैं बता दूंगा, मगर यह मंत्र तो पूरा बोलिए। पंडित मूर्खानंद सोचने लगा, हे भगवान, क्या यह सचमुच ही कोई मंत्र है? मुझे तो आज तक मालूम ही नहीं था। भीड़ में फिर से खुसर फुसर होने लगी। यूं तो हमारा पंडित सयाना है, मगर मंत्र पूछता है। हमारे पंडित को ये मंत्र नहीं आता। पंडित मूर्खानंद पांडे के बोलते बंद देख आखिरकार गांव के सरपंच को ही कहना पड़ा, पंडित गंगाराम जी, हमारा ख्याल है हमारे पंडित जी को पूरा मंत्र नहीं आता। आप ही पूरा मंत्र सुना दीजिए। ठीक है, तो फिर सुनिए। शुरू से मंत्र इस प्रकार है। जोतम जुतैया, बोबम बुबैया, सिंचम सिंचैया, गोंडम गुडैया, कटम कटैया, पीसम पसैया, गुंदम गुंधैया, परोसम परसैया, खखम खखैया। अब जरा इसका अर्थ भी सुन लीजिए। पहले खेत जोता जाता है, फिर बुवाई की जाती है, फिर सिंचाई होती है, उसके बाद गुड़ाई की जाती है, फिर कटाई की जाती है, फिर गेहूं पिसवाया जाता है, तब आटा गूंदा जाता है, फिर आटे की रोटियां परोसी जाती हैं, तब आखिर में रोटी खाई जाती है और खाने को ही कहते हैं खखम खखैया। और लोग कहने लगे, इतने बुद्धिमान पंडित की तो जय जयकार होनी चाहिए। और सब लोग पंडित गंगाराम की जय जयकार करने लगे। पंडित मूर्खानंद सोचने लगा, उफ, ये गंगाराम तो बड़ा ही गुरु घंटाल है। मेरी ही गांव में मेरी अच्छी करकरी करवा दी। अब क्या करूं? कौन सा प्रश्न पूछूं? क्यों पंडित मूर्खानंद जी, और भी कुछ पूछना है या मानते हैं हार? पंडित मूर्खानंद पांडे का हौसला तो यद्यपि पस्त हो चुका था, मगर फिर भी आखिरी बार हिम्मत करके एक प्रश्न पूछने का निर्णय उन्होंने कर ही लिया। हाँ, अभी एक प्रश्न और पूछना है। और सोचने लगा, इस बार तो ऐसा प्रश्न पूछूंगा बेटा कि तुम्हारे देवता भी भाग खड़े होंगे। मगर ऐसा प्रश्न क्या पूछूं मैं जिसका कोई सिर पैर ही ना हो? अरे हाँ, सिर पैर, यही तो ठीक रहेगा। सिर पैर आगे लगा दूं तो खैर। पंडित मूर्खानंद ने अपना आखिरी व उटपटांग बेसिर पैर का सवाल यूं दागा, सिर पैर खैर का मतलब बताइए। मगर पंडित मूर्खानंद पांडे बेचारा नहीं जानता था कि वह शेर है तो गंगाराम सवा शेर, वह चालाक है तो गंगाराम महाचालाक। गंगाराम पंडित मूर्खानंद के प्रश्न को सुनकर मुस्कुराया और बोला, इस प्रश्न का उत्तर तो पंडित जी मैं आपको देता हूँ, पर उससे पहले मुझे अपने बड़े भैया से पूछना पड़ेगा। पंडित सोचने लगा, इस कमबख्त ने क्या मतलब लगा लिया मेरी बात का? मेरी बात का तो कोई मतलब ही नहीं है। अपनी बात कहकर गंगाराम ने शरारत भरे अंदाज में पंडित मूर्खानंद की ओर देखा और बोला, क्यों पंडित जी, बताऊं इसका अर्थ? जरूर जरूर। तो सुनिए, मनुष्य के शरीर का सबसे कीमती हिस्सा है सिर, जिसमें आँख, कान, नाक, मुंह और दिमाग होता है। मतलब यह कि आदमी के शरीर में सिर ही सबसे बड़ी दौलत है और पैर आदमी के शरीर का वह हिस्सा है जिससे आदमी चलता फिरता घूमता है। तो मतलब यह है कि पंडित मूर्खानंद जी अपने घर की किसी चलती फिरती चीज को हमें अपनी समस्त दौलत के साथ देकर अपने सिर का बोझ हल्का करके अपनी खैर मनाना चाहते हैं। तो सज्जनों, पंडित मूर्खानंद जी के यहाँ चलती फिरती गतिशील तो सिर्फ इनकी कन्या है। पंडित जी अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। दहेज में अपना सब कुछ हमें दे देंगे। अब अपने बड़े भैया के होते हुए मैं पहले कैसे विवाह के लिए हाँ कर सकता हूँ और भैया से पूछे बिना उनके विवाह के लिए कैसे हामी भर दूँ?
इतना कहकर गंगाराम ने अपने भाई चंगाराम की ओर देखा और कहा, क्यों भैया, आपने पंडित मूर्खानंद जी की कन्या को तो देखा ही है, हाँ कर दो। तुमसे उसका विवाह करवा कर पंडित जी अपने सिर का बोझ हल्का कर लें। गंगाराम ने अपनी बात पूरी ही की थी कि वहां उपस्थित लोग बोले, बधाई हो पंडित जी। सच पंडित जी, चंगाराम जैसा नेक जवाई फिर नहीं मिलेगा। अरे नेक काम में देरी कैसी पंडित जी, मैं कहता हूँ आज बल्कि अभी करा दो ब्याह चंपा का। गंगाराम के उत्तरों ने पंडित मूर्खानंद पांडे की बोलती तो बंद ही कर दी थी, हौसला भी पस्त कर दिया था और फिर एक के बाद एक लोगों ने बधाइयाँ देना शुरू की। तो पंडित मूर्खानंद के सामने चंपा का विवाह चंगाराम से करने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया। उसी दिन बड़ी धूमधाम के साथ चंपा व चंगाराम का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद गंगाराम बोला, दुल्हन और दहेज के साथ तुम तो चले रामपुर, मगर भैया मुझे तो ननिहाल जाना था, वहाँ के हाल चाल मालूम करने के लिए। मेरे प्यारे देवर जी, ये छोटा सा काम तो आप ही कर दो ना। गंगू, चंपा ठीक बोल रही है, ननिहाल का हाल तू ही मालूम करा। मुझे तो अभी घर पहुंचकर पिताजी की डांट भी सुननी पड़ेगी। बिना माँ और पिताजी को खबर किए गुपचुप ब्याह करके दुल्हन ले जा रहा हूँ। हाँ भैया, मगर चांदी सी भाभी लेकर जा रहे हो, देख लेना माँ और पिताजी नाराज नहीं होंगे। चंगाराम जब दुल्हन और दहेज के साथ रामपुर पहुंचा तो उसके मामा भी श्यामपुर से रामपुर अपनी बहन के पास पहुंचे हुए थे। वे अपनी बहन से बोल रहे थे, तुमने बेकार चिंतित होकर चंगाराम और गंगाराम को गांव भेजा। अरे इस बार तो इतनी फसल हुई है कि सारे दुख दूर हो गए। बहुत सारा बेचने के बाद भी अनाज का इतना ढेर लग गया कि साल भर खाओ तो भी खत्म ना हो। पंडित मंगाराम व उसकी पत्नी प्रसन्न तो पहले से ही थे, अतः जब चंगाराम चांदी से चंपा को लेकर रामपुर पहुंचा तो पंडित मंगाराम, उसकी पत्नी तथा चंगा गंगा के मामा जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। अरे वाह रे चंगा, तू तो छुपा रुस्तम निकला, दुल्हन तो लाखों में एक लाया है। और इस तरह चांद से दुल्हन पाकर चंगाराम और गंगाराम के माता पिता और उसके मामा जी बहुत प्रसन्न हुए। धन्यवाद।